तो हेलो बच्चों, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। और आज है समाधान बैच का पहला क्लास। ठीक है। तो जिसमें हमने बोला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे पर में पढ़ेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, कि कंसंट्रेशन टर्म्स को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो आज का वीडियो देखो, वीडियो इसका लेंथ बड़ा करने से मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इसलिए वीडियोस मैक्सिमम 20 मिनट तक की रहेंगी। ठीक है, 20 मिनट या 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक की वीडियोज़ रहेंगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियोज़ आजकल कोई देखता नहीं है और आप लोग को भी नहीं पसंद है। तो कम से कम एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा। मान लो 25 मिनट का एक लेक्चर आप देख रहे हो, तो उसमें आपको लगेगा कि चलो आज एक लेक्चर एटलीस्ट कंप्लीट हुआ। ठीक। तो पहले वाले लेक्चर में हम ट्राई करेंगे मोल कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने का, और मोल कॉन्सेप्ट के साथ-साथ आपका मोल फ्रैक्शन और उससे रिलेटेड एक दो जो नीट जेईई के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डोजन या फिर डोजन बोलो, दर्जन बोलते हैं हिंदी में। दर्जन के बारे में आप पढ़े होंगे, तो दर्जन मतलब क्या समझते हैं? ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि एक दर्जन। ठीक है, यदि मैं बोल रहा हूँ कि एक दर्जन केले या 1 दर्जन बनाना। ठीक है। मान लो अभी हम लोग लिख रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा लैग हो रहा है। सी इन कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक। तो मोल कॉन्सेप्ट में देखो, मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या बोले, एक डोजन। ठीक है। डोजन मतलब कितना होगा? एक डोजन मतलब क्या होगा? 12 यूनिट। ठीक है, 12 यूनिट होता है एक डोजन में, आपको पता है। इसी तरीके से हम क्या बोलते हैं, एक मोल। एक मोल की जब बात करेंगे, और एक मोल में क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतना यूनिट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मोल। अब इसी नंबर का नाम क्या बोल देते हैं हम लोग? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एवोगाड्रो, GADRO, एवोगाड्रो नंबर। ठीक। तो ये हो गया आपका मोल। एक दर्जन में 12 यूनिट होता है, और एक मोल में ये नंबर होता है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक बात? अब देखो, अब यदि मैं बोलूँ, मान लो हम बात कर रहे हैं एक दर्जन केले के बारे में, 1 डज़न ऑफ बनाना, 1 डज़न ऑफ बनाना। ठीक है। ठीक। 1 डज़न ऑफ बनाना। अब इस बनाना का हम क्या कर रहे हैं, वे कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस बनाना को वे कर ले रहे हैं। ठीक है, इसका वजन कर ले रहे हैं। ठीक, इसका वजन कर लिए, तो जो वजन आएगा हम उसको क्या बोलेंगे? डजन वेट। जो वेट आएगा इसका, उसको हम क्या बोलेंगे? डजन वेट। ठीक है, डोजन वेट। ठीक है, डजन वेट ऑफ बनाना। ठीक है, मान लो एक दर्जन बनाना का वेट कुछ आया, तो वो क्या हो जाएगा? डजन वेट हो जाएगा किसका? बनाना का। ठीक है। मान लो से इसको हम बोल दे रहे हैं कि 5 केजी आया, या 5 केजी ज़्यादा हो जाएगा, मान लो 2 केजी आया। ठीक। तो एक बनाना का डजन वेट क्या, मतलब एक डजन बनाना का वेट क्या होगा? 2 केजी। ठीक है, तो डजन वेट बनाना क्या हो जाएगा? 2 केजी। अब यदि हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे बनाना की जगह पे हम एप्पल ले लें, तो एप्पल जब लेंगे तो एप्पल भी, एक दर्जन एप्पल मतलब कितना? 12 एप्पल होगा। तो क्या 12 एप्पल का वेट 12 बनाना के बराबर होगा? नहीं होगा। समझ पा रहे? इसी तरीके से जब हम एलिमेंट्स का बात करते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स का जब बात करते हैं, तो क्या होता है कि हर एलिमेंट्स का एक मोल में नंबर सेम होगा, सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, बट हर का जो मास होगा ना, वो मास क्या होगा? डिफरेंट होगा। समझ पा रहे हैं? जैसे कि, जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए, जैसे यदि हम बोले कि एक मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, एक और एक मोल ऑक्सीजन एटम मतलब क्या हो जाएगा? एक मोल ऑक्सीजन एटम मतलब हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम। एक मोल ऑक्सी ओ एटम का मतलब ये हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब मोलर मास क्या होगा? मोलर मास मतलब, मोलर मास मतलब होगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स को एक साथ रखोगे, तो उसका जो मास आएगा उसे हम क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं। जो कितना आएगा? 16
16 ग्राम पर मोल। ठीक है, 16 ग्राम पर मोल मोलर मास हो जाएगा मतलब ऑक्सीजन एटम का। ठीक है, एक मोल का। तो आप बोलते हैं मोल फाइंड कैसे करते हैं, मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ विल यू कैलकुलेट मोल्स। ठीक है, तो देखो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ मोल, ठीक है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, मोल को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक, अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास। सो सपोज यदि मान लो तुम्हारे पास क्या है, ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो क्वेश्चन क्वेश्चन वर्क बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास 36 ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है, वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, H2O। इसमें क्या करना है, मोल्स कितने होंगे आपको बताना है। ठीक है, दूसरा में क्या है बताओ, दूसरा में बोला जा रहा है 44 ग्राम ऑफ CO2 है। ठीक है, इसमें कितना मोल होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपके पास 5 मोल O2 है, तो इसका वेट कितना होगा, समझ पा रहा। और चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास 2 मोल H2O है, तो इसका वेट कितना होगा या फिर गिवन मास कितना होगा, समझ पा रहा। गिवन मास बाय मोलर मास को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल एन बाय कैपिटल एन लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका गिवन मास बाय मोलर मास, इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, मतलब गिवन स्मॉल एन बाय कैपिटल एन लिख सकते हो। ठीक है, या बहुत जगह W बाय कैपिटल W लिख सकते हो, उसका मतलब नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है इस। ठीक, तो चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 36 ग्राम ऑफ H2O, तो 36 ग्राम ऑफ H2O का मतलब क्या है, 36 ग्राम ऑफ H2O मतलब पहले सबसे पहले आपको मोलर मास निकालना होगा किसका, H2O का, मोलर मास ऑफ H2O। तो आपको कुछ कुछ एलिमेंट्स का याद रखना होगा, वो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिस्ट दे दूंगा, वो करना होगा। हालांकि आप ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होगा पहले से। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का मास क्या होगा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1U लिखते हैं। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 है। ठीक है, तो उसको 1 × 2 कर दिए। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हैं, 16। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, ग्राम पर मोल। ठीक, 18 ग्राम पर मोल। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास। तो आप कैसे करोगे, गिवन मास कितना आ गया आपका, 36 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको क्या करोगे, 36 डिवाइडेड बाई 18 करोगे, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, 2 मोल मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में कितना मोल दिया हुआ है, 2 मोल दिया हुआ है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है 44 ग्राम ऑफ CO2, तो CO2 का मोलर मास कैलकुलेट करोगे, मोलर मास ऑफ CO2। ठीक है, मोलर मास ऑफ CO2। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, कार्बन के लिए क्या होता है 12, कितने कार्बन है, एक कार्बन। ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, को 16 × 2 कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 32। ठीक है, इसको ऐडअप करोगे तो कितना आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन मास कितना है 44 है, और यहाँ पे जो मोलर मास आ रहा है वो भी कितना आ रहा है 44। तो इन दोनों को आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, डिवाइड कर दो तो कितना मोल आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल। दो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इन दोनों को आप खुद सॉल्व करो। ठीक है, ये सिंपल यूनिटरी मेथड है। जैसे आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे कि 5 पेन का प्राइस मतलब 10 रुपए है, तो 2 पेन का प्राइस क्या होगा, या 1 पेन का प्राइस क्या होगा। तो उस तरीके का कंसेप्ट यहाँ पे लगता है, और इसे इसके अकॉर्डिंग आप सिंपल मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग एक टॉपिक है उस पे आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, टॉपिक क्या है, कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक। देखो, कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो जैसे घर में मान लो शरबत बना रहे हैं, तो जो शरबत बना रहे हैं वो भी क्या है, एक तरीके का सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें दो चीज को हम मिक्स कर रहे हैं, चीनी को पानी, पानी को मिक्स कर रहे हैं। जैसे घर का हम लोग क्या बनाते हैं, शरबत बना रहे हैं, ठीक है, शरबत बना रहे हैं, तो शरबत में क्या है आपका, एक तरीके का सॉल्यूशन है, ठीक है, एक तरीके का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, और एक को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक। और सॉल्यूट क्या होता है, और स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सॉल्वेंट का जो नेचर होता है ना, वही आपका सॉल्यूशन का नेचर होगा। मतलब यदि सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, सॉल्वेंट यदि क्या है, लिक्विड नेचर का है, तो सॉल्यूशन का भी नेचर क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, समझ पा रहे हो। लेकिन यदि सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड है, मतलब लिक्विड, मतलब सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, तो आपका सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड सॉल्यूशन बोलने से आप थोड़ा सोचोगे कि क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का सॉल्वेंट यूज किए हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आप देखोगे, देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वो डिपेंड करता है किसमें, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का सॉल्यूट और किस तरीके का सॉल्वेंट आप यूज किए। मान लो सॉल्वेंट आप लिए, सॉल्यूट आप लिए, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपका चेंज होगा। जैसे मान लो आप सॉल्वेंट में लिए सॉलिड, ठीक है, तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा, सॉल्यूशन भी बनेगा आपका सॉलिड, समझ पा रहे हो, जैसा सॉल्वेंट होता है वैसा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक। तो सॉल्वेंट सॉलिड लिए, अब इसमें तीन तरीके का सॉल्यूट सॉल्यूट यूज कर सकते हो, गैस यूज कर सकते हो, ठीक है, लिक्विड यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ क्या यूज कर सकते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है तो सॉलिड यूज कर सकते हो। तो तीन तरीके के सॉल्यूशन बन जाएंगे, जिसमें एक में सॉलिड होगा आपका गैस, एक में होगा लिक्विड, और एक में होगा सॉलिड, ठीक है। फिर यदि सॉल्वेंट आप गैस ले लेते हो, गैसियस सॉलिड सॉल्वेंट ले लेते हो, फिर इसमें तीन तरीके के सॉल्यूट होंगे, सॉलिड सॉल्यूट हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूट हो सकता है, और गैसियस सॉलिड हो सकता है, तो सॉल्यूट हो सकता है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नेचर कैसा हो जाएगा, गैसियस हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से क्या करोगे, लिक्विड ये भी ले लिए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यदि लिक्विड ले लोगे तो यहाँ पे भी तीन चीज आएगा, आपका सॉलिड सॉल्यूट सॉल्यूट आ सकता है, लिक्विड सॉल्यूट आ सकता है, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूट आ सकता है, और गैसियस सॉल्यूट आ सकता है। तो जैसे लिक्विड है, तो लिक्विड और सॉलिड है, तो मान लो इसका भी, इसका सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, ठीक, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। इसका एग्जांपल हम लोग जो कॉमनली पढ़ते हैं, शरबत, ये सब, शरबत में आप सॉलिड चीज ऐड कर रहे हो, चीनी ऐड कर रहे हो, चीनी कैसा है, सॉलिड है, उसको लिक्विड में ऐड कर रहे हो, लिक्विड का अमाउंट ज्यादा है, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो भी अल्टीमेटली क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, ठीक है। लिक्विड में लिक्विड ये तो पता ही होगा, लिक्विड में लिक्विड, इथेनॉल को ऐड करते हो ना वाटर में, हमने पैक बनाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, लिक्विड, दोनों लिक्विड है तो बन जाए, क्या बन जाता है, लिक्विड। और वाटर लिक्विड में गैस डिसॉल्व कर देता है तो वो भी लिक्विड ही रहता है। जैसे पानी, मछली वछली पानी में जिंदा रहती है, सुने हो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो पानी में जो जीवन है वो कहाँ से, पानी में जीवन नहीं है, पानी में क्या है, ऑक्सीजन है, इसी ऑक्सीजन से मछली जिंदा रह रही है, बट उनका मैकेनिज्म डिफरेंट है, हवा को ऑक्सीजन को वो नहीं ऑब्जॉर्व कर पा रही है, वो कौन सा ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व कर पा रही है, वो पानी का ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व कर पा रही है, क्योंकि उनके पास लंग्स नहीं है, उनके पास क्या है, गिल्स है, टूकमन गिल्स तो दूंगा, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में दो पार्ट होता है, सॉल्यूट होता है और क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक, सॉल्यूट और सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा। तो जैसे घर में चीनी बना शरबत बनाना है, तो शरबत बनाना घर का काम है ना, तो आपको ज्यादा मीठा पीना है तो ज्यादा चीनी डाल दोगे, कम मीठा शरबत चाहिए तो कम चीनी डाल दोगे। लेकिन जब हम किसी प्रोफेशनल जगह पे काम करते हैं, किसी लैब में काम करते हैं, किसी मेडिसिनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, बट समझ पा रहे हो, यहाँ पे मान लो आप खाने पीने की चीज़ में नमक कम है तो आप ऐड कर दोगे, चीनी ज़्यादा है तो आप पानी ऐड कर दोगे, कुछ ना कुछ जो मेजरमेंट का चीज़ है और वो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है आपके लिए, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये चीज़ का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हो कि आपको जैसे
मतलब कुछ फूड के लिए, फूड से रिलेटेड कुछ खोलना है तो आपको एफएसएसआई का लाइसेंस लेना पड़ता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, समझ पा रहे हो? लेकिन दवाई मैन्युफैक्चरिंग के लिए यदि आपको कंपनी खोलनी है, कुछ करना है या फिर कोई मेडिसिन के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट कोर्स करना पड़ता है, समझ पा रहे हो? क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मेडिसिन में थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे आपका मतलब अ, उससे कुछ टेस्ट नहीं, वो लाइफ का क्वेश्चन होता है ना, इसलिए, समझ पा रहे हो? तो बात यहाँ पे बेसिकली यही है कि आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर मेज़रमेंट करना पड़ता है। अब मेज़रमेंट के लिए क्या करेंगे, हम लोग कुछ टर्म्स को डिफाइन करते हैं, कुछ टर्म्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स, कि कितना सॉल्यूट एक्चुअली हम लोग ऐड कर रहे हैं उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। तो 2-3 तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स है, जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं परसेंटेज वाला, तो परसेंटेज के अंदर आता है क्या-क्या, परसेंटेज वेट बाय वेट परसेंटेज होता है, ठीक है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है, ठीक है? तो ये सब है, ये पढ़े हो आप, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है? ये चीज़ आप पढ़े हो। इसके बाद हम लोग कुछ पढ़ते हैं टर्म्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, ठीक है? फिर क्या बोलता है, मोलैलिटी, जैसे उसमें अभी क्वेश्चन डाला था कम्युनिटी पोस्ट में, बहुत लोग देखे थे, 600-700 लोग देखे थे, अभी तक 1000 लोग देख गए होंगे। तो ये मोलैरिटी मोलैलिटी क्या है, ये वाला डाला था, ठीक है? तो मोलैरिटी होता है, मोलैलिटी होता है, ठीक है? नॉर्मैलिटी होता था पहले, अब हट गया है सिलेबस से, नॉर्मैलिटी, ठीक है? और नॉर्मैलिटी, इसके बाद होता था फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है? मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती थी। तो अभी जो मेन कंसर्न का हमको पढ़ना है वो है मोलैरिटी कैपिटल है और मोलैलिटी स्मॉल है, ठीक? इसके साथ-साथ एक टर्म होता था जिसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है? क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो अभी जो हम लोग को पढ़ना है ना उसमें मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये तीनों टर्म्स पे मेन फोकस करेंगे और यहाँ पे वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के लिए सिंपल सिंपल बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लो लिखा हुआ है कहीं पे 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन, ठीक है? 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि उसमें सॉल्यूट 10 ग्राम है, ठीक है? और सॉल्वेंट का जो अमाउंट डाला गया है वो 90 ग्राम डाला गया है, जिससे अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन तुम्हारा हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, 100 ग्राम हो रहा है, समझ पा रहे हो? मतलब सॉल्यूट जैसे मान लो लिख दिया 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन तब डू बाय वेट, तो इसका मतलब क्या समझोगे, 10 ग्राम ग्लूकोज को ऐड किया गया है इस तरीके से 90 ग्राम वाटर, ठीक है? तो 90 ग्राम वाटर में 10 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में ऐसा है कि 100 ml होना चाहिए कि आप इतना सॉल्यूट ऐड किए हैं जिस और सॉल्वेंट इतना ऐड किए हैं। जैसे मान लो 10% लिखा है तो 10 ml सॉल्वेंट सॉल्यूट में या फिर 10 ml सॉल्यूट में आप इतना सॉल्वेंट ऐड किए हो कि अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन है वो 100 ml का बन गया है। समझ पा रहे हो? तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेट बाय। आपको जनरली इसमें क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें आप देखना 10% लिखा है तो समझ लेना ये गिवन मास है। अब यहाँ से आप मोल-वोल कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है? क्वेश्चन का एग्ज़ाम्पल्स कुछ होगा तो मैं आपको दे के बताऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं हम लोग मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में जानने और मोल फ्रैक्शन के बारे में। देखो, जब हम लोग मोलैरिटी के बारे में बात करते हैं ना, मोलैरिटी के बाद, तो मोलैरिटी क्या होता है देखो, मोलैरिटी, मोलैरिटी में लग रहा है मोल लिखा हुआ होगा कहीं, तो इसमें क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? डिसॉल्विंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, समझ पा रहे हो? लीटर में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम को देखना है कि उस सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट को आप डिसॉल्व किए हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। जैसे मैं यदि बोल रहा हूँ कि 2 मोलर सॉल्यूशन है, कैपिटल एन मतलब मोलर, ठीक है? 2 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक? एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन जहाँ भी लिखा रहेगा ना, समझ लेना वहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। वहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है? तो 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है? तो इसका मतलब क्या समझ जाओगे कि 2 मोल सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट का मोल्स आपको मिल गया, ठीक? अब इसमें बताया जा रहा है कि जो सॉल्वेंट होगा उसका, और सॉल्वेंट क्या है, H2O है, तो सॉल्यूट का मोल्स आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बता दिया गया, यदि मान लो 3 लीटर दे दिया गया सॉल्यूशन का फुल,
तो आपको वॉल्यूम भी पता चल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे आप मोलैरिटी निकाल सकते हो। ठीक है, मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। और देखो जितना भी कंसंट्रेशन टर्म होता है ना जिसमें वॉल्यूम आता है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम आया, डब्ल्यू बाई वी वाले में भी वॉल्यूम आ रहा था परसेंटेज वाले में। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स होता है। ये क्वेश्चन अभी पूछा था, अभी जो पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट था उसमें पूछा कि डब्ल्यू बाई वी होता है, जिसमें वी वाला टर्म आ गया ना वो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, ये सब क्या होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर के ऊपर इनका कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा। अब देखो ये हो गया मोलैरिटी का बात। ठीक है, अब मोलैरिटी से आपने हम लोग सबसे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, सो मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखो नेक्स्ट हमारे पास मोलैलिटी, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन मास ऑफ, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट को ऐड किया। और यहाँ पे देखो केजी में लिया जा रहा है, वॉल्यूम में नहीं लिया जा रहा, क्योंकि इसको केजी में ले रहे हैं, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, केजी में ले रहे हैं, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इंटिटी होगा। समझ पा रहे हो ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इंटिटी है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इंटिटी होगा ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय के लिए ये होता है, मोलैलिटी से निकालते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इंटिटी होता है। ठीक है, और जो हम लोग अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है मोलैलिटी का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, मोल फ्रैक्शन। मोल, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का कहानी ऐसे समझो, जैसे मान लो यहाँ पे हम एक कंटेनर लिए, ठीक, अब इस कंटेनर में हम मोल मतलब सॉल्यूट्स ऐड किए हैं, किसी सॉल्यूट का ए मोल डाले हैं, किसी सॉल्यूट का बी मोल है, ठीक है, सी, तो 3 सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिए। ठीक, और इसमें सॉल्वेंट भरा हुआ होगा, सब डिसॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब कैसे होता है, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि मोल्स ऑफ ए, जैसे मान लो ए का मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई पढ़ सकते हैं इसको, पाई पढ़ सकते हो। ठीक है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन हो गया, टोटल मोल इसमें कर दो ऐड, एक सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, जितने मोल्स डाले हो सॉल्यूट का, तो सारे सॉल्यूट, मतलब इसमें सॉल्वेंट का भी ये देखो कोई एक इसमें से सॉल्वेंट होगा, और तो सॉल्यूट टोटल मोल, मतलब एक जिसका निकालना है, जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ए के मोल को ऊपर लिखोगे, बाकी सबके सारे टोटल मोल को नीचे लिखोगे। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, Na/Nt। समझ पा रहे हो, तो इस तरीके से निकाला जाता है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन में मजेदार बात क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स है, तो तीनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को यदि तुम ऐड करोगे ना, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1 आएगा, टोटल मोल फ्रैक्शन। समझ पा रहे हो, तीनों का सम, यदि 2 कंपोनेंट है तो 2 का भी सम करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन में जितने भी एंटिटी है तुम्हारे पास, जितने एंटिटी, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 1 होता है। ऑल द सॉल्यूट या फिर ऑल द कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट क्या होगा, 1 होगा। जितना मोल कंपोनेंट मोल है वहाँ पे, जितने भी कंपोनेंट्स का मोल प्रेजेंट है सबको ऐड करोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 1। तो जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है, बाइनरी सॉल्यूशन होगा जिसमें 2 कंपोनेंट हो सिर्फ, उस सॉल्यूशन में क्या है कि यदि एक का मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो आप दूसरे का मोल फ्रैक्शन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई कंसंट्रेशन टर्म्स की। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे, मोल के रिलेटेड क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।